नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आज महासंग्राम में दो बड़े मुद्दे हमारे साथ हैं। पहले बड़े मुद्दे की तरफ हम बढ़ेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव पर नजर रखते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज से जम्मू का 3 दिवसीय दौरा शुरू करेंगे। वो आज शाम जम्मू पहुंचेंगे और 3 दिनों तक जम्मू में रुकेंगे। इस दौरे के दौरान मोहन भागवत महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। जम्मू कश्मीर भाजपा की कोर कमेटी के सदस्य कल जम्मू कश्मीर में लोकसभा संबंधित तैयारियों के बारे में न्यूनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए आरएसएस के विभिन्न फ्रंटल संगठनों से मुलाकात भी करेंगे। आरएसएस प्रमुख का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। भाजपा और आरएसएस के अन्य शाखाओं से मुलाकात का एक ऐसे वक्त में हो रही है जब बीजेपी को करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है और विपक्षी दलों की जीत ने भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी की है। तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर आज जम्मू पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर में मोहन भागवत जम्मू पहुंचेंगे और जम्मू कश्मीर का यह दौरा मोहन भागवत का काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि संघ प्रमुख के इस दौरे से जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर की तमाम सीटों पर बीजेपी की नजर है। बीजेपी काफी मजबूती के साथ तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन हालिया दिनों करगिल हिल्स के जो नतीजे आए थे चुनाव के, वो एक तरह से मायूस करने वाले थे बीजेपी के लिए। 17 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें बीजेपी जीत पाई थी और बाकी 15 सीटों में हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा था। और ऐसे में अब मोहन भागवत के जम्मू कश्मीर दौरे से माना जा रहा है कि बीजेपी को एक मजबूती मिल सकती है। और इस दौरे को किस तरह से देखा जाए, क्योंकि बीजेपी को किस तरह से मजबूती मिल सकती है, आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव भी होंगे और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के लीडर और स्पोक्स पर्सन भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे मोहन भागवत के इस इंपॉर्टेंट दौरे को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी हम इंट्रोडक्शन करा देते हैं। मेरे साथ आरएस पठानिया जी हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, जम्मू से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और इनके अलावा एक और खास मेहमान रविंदर शर्मा जी, चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है महासंग्राम 2024 में। तो 2 खास मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। दोनों का मैंने आपसे इंट्रोडक्शन करवा दिया। आरएस पठानिया बीजेपी से और रविंदर शर्मा जी कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और चलिए, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आरएस पठानिया जी मेरे साथ जुड़े हुए। पठानिया जी, बहुत स्वागत है आपका महासंग्राम 2024 में। पठानिया जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मेरा ख्याल मेरा आवाज भी ऑडिबल होगा आपको। मोहन भागवत जी का दौरा आज से जम्मू कश्मीर का शुरू हो रहा है। जम्मू दौरे पर 3 दिन रहेंगे मोहन भागवत जी और कहा जा रहा है कि यह दौरा बीजेपी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे इस दौरे को आप देखते हैं? जी, सबसे पहले तो आपके पहले सवाल का जवाब दे लूं। आरएसएस प्रमुख परम पूजनीय सर संचालक श्री मोहन भागवत जी का दौरा जम्मू कश्मीर प्रांत का है और 3 दिन वो जम्मू कश्मीर प्रांत में रहेंगे, यह बात बिल्कुल सच है। लेकिन उनके दौरे के बारे में खुलासा करना वो मेरा मैंडेट या जिसे कहते हैं मेरा एक जुरिस्डिक्शन नहीं है। मैं आरएसएस का नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। लेकिन फिलहाल आपको इसमें बता दूं, जैसे आपने कहा कि लोकसभा चुनाव या जैसे आपने कारगिल हिल ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों की आपने अभी बात की, आपके ध्यान में कृपा करके ले आओ कि मोहन भागवत जी का दौरा ये हर 2 वर्षों में, इन एवरी 2 years, इस दौरे की जो भ्रांति वहां पे तय की जाती है और हर 2 वर्ष में इस दौरे की जो तिथि है 12 मार्च, 13 मार्च और 14 मार्च की जो राष्ट्रीय कार्य समिति हरियाणा पानीपत जिला में जो आरएसएस की हुई, उसमें इसकी डेट तय की थी। तब ना तो कोई कारगिल चुनाव था और ना ही उस वक्त लोकसभा की कोई तैयारी थी। अपने रूटीन कामकाज को लेके, कार्य पद्धति, कार्य विस्तार को लेके, अपने संगठन के प्रचार व प्रसार को लेके आरएसएस एक राष्ट्र को
एक एक राष्ट्र हित को लेके, समाज हित को लेके, समरसता को लेके और सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को लेके काम करती है। और उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम करने में भारतीय जनता पार्टी या विशेष विशेष संगठनों के कार्यकर्ता भी अपना अपना उसमें योगदान जरूर देते हैं। ये बात जरूर है। आरएसएस को राजनीतिक संगठन नहीं है जो लोकसभा के लिए तैयारी करके भारतीय जनता पार्टी को कोई सपोर्ट प्रदान करेगा। कृपा करके इस न्यूज को आप थोड़ा ठीक करें। लेकिन जहां तक कारगिल उपचुनाव की बात है, मैं नहीं तो मोहन भागवत जी के इस दौरे से बीजेपी का कोई फायदा होने वाला नहीं और बीजेपी का कोई लेना ही देना नहीं। आप तो पठानिया जी सीधे सीधे यही कह रहे हैं कि इस दौरे से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। जी नहीं, देखिए ऐसा नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से आपने लोकसभा चुनाव के साथ इसको कनेक्ट किया है या कारगिल वाले चुनाव के साथ कनेक्ट किया है, मैंने इसकी भूमिका रखी है कि हर 2 वर्ष या 3 वर्ष में पूरे परम पूजनीय सर संचालक जी देश के हर एक प्रांत का दौरा करते हैं। और उसी दौरे के तहत आज पूजनीय सर संचालक जी जम्मू कश्मीर के दौरे में, इससे पहले भी सर संचालक जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आते थे। चुनाव या कारगिल चुनाव उस वक्त नहीं होता था। तो एक तो सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा था कि इस दौरे पे कोई विस्तृत अगर को ब्यौरा देना हो तो वो आरएसएस के स्पोक्स पर्सन देंगे। लेकिन जितना सा मुझे एक नॉलेज है, मुझे ज्ञात है कि वर्ष 2025 में संघ अपने 100 वर्ष पूरा कर रहा है। देश को, राष्ट्र को और समाज से जुड़ी कुरीतियों को, समरसता को देके विभिन्न विभिन्न संगठनों, अब मैं संघ की कार्यशैली पे मैं डिबेट डिस्कशन करूंगा तो विषय कहीं और चला जाएगा। मैंने कहा ये मेरा नहीं, उधर जाने की जरूरत ही नहीं पठानिया जी। मैं सिर्फ एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं कि भागवत जी आ रहे हैं जम्मू में, क्या बीजेपी को फायदा होगा या नहीं? बस मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं। अगर आपने सिरे से ही खारिज कर दिया कि मोहन भागवत जी का और आरएसएस का बीजेपी से कोई लेना ही देना नहीं है, तब तो बात ही अलग है, फिर हमारी चर्चा ही खत्म हो जाएगी। देखिए मैंने ऐसा नहीं कहा कि हमारा और जिसे कहते हैं मोहन आरएसएस का कुछ आपस में, ऐसा नहीं मेरा कहने का मतलब। लेकिन मेरा कहना था कि जैसे आपने उनको लोकसभा चुनाव के साथ या कारगिल के चुनावों के रिजल्ट के साथ जोड़ा, उससे मुझे आपत्ति थी। मैंने थोड़ा करेक्ट करने की आपको कोशिश की है, तथ्य प्रॉपर देने की कोशिश की है आपके चैनल के माध्यम से लोगों को। जहां तक लोकसभा के चुनाव की बात है तो भारतीय जनता पार्टी इज ए गवर्नमेंट, इज ए पार्टी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में एससी के लिए, एसटी के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचित के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए, या ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, डिफेंस स्तर पे, फॉरेन अफेयर स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने जो कामकाज किए और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संगठनात्मक विस्तार किया, उन सबको लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ फिर एक बार, तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाएगी। जहां तक कारगिल की आपकी बात की, थोड़े तथ्य प्रॉपर रहे। कारगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव इससे पहले वर्ष 2018 में हुआ था और भारतीय जनता पार्टी देखिए मैं सिर्फ इस चीज को जोड़ रहा था। मैं तो कारगिल चुनाव पर बहुत ज्यादा हमारा फोकस अब नहीं है। चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, ठीक है। लेकिन क्योंकि मोहन भागवत जी का दौरा है और हमारी जो चर्चा का विषय है वो यही है कि क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा, क्योंकि करगिल में चुनाव हुए थे, नतीजे आपके हक में नहीं आए हैं। अब उस पर बीजेपी मंथन कर रही है कि किस तरह से कहां पर नुकसान हुआ, कहां पर कमी रह गई। लेकिन अब मेरा सीधा सीधा सवाल यही था। मैं दोबारा से पठानिया जी आपके पास आऊंगा और यही चर्चा हम जारी रखेंगे, क्योंकि हमारे साथ रविंदर शर्मा साहब बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन है, वो भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंदर शर्मा जी, मेरी आवाज सर आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है जी। ठीक है। रविंदर शर्मा जी, हमारे साथ आरएस पठानिया जी जुड़े हुए हैं, जो अक्सर चर्चा में आपके साथ रहते भी हैं, डिबेट में रहते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरा सवाल पठानिया जी से यही था कि मोहन भागवत जी क्योंकि जम्मू में 3 दिन तक रुकेंगे, 3 दिन का दौरा रहेगा, तो क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा या नहीं होगा? अब आप पठानिया जी का जवाब सुन लीजिए और उसके बाद फिर चर्चा शुरू कीजिएगा। पठानिया जी का जवाब सुन लिया। अच्छा, जी। वो कहते हैं हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, लेकिन इनके आइडियोलॉजिकल गुरु तो यही है आरएसएस वाले। और ये सारे नतमस्तक होते हैं नागपुर जाके, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, फिर किस लिए जाते हैं? और देश तो कहता है कि आरएसएस चला रही है और बीजेपी का यही जो है ना असमंजस की स्थिति नहीं है, बल्कि गुमराह करते हैं। पठानिया जी तो अच्छे आदमी है, प्रवक्ता है बीजेपी का, क्या करेंगे, मजबूरी है। लेकिन बीजेपी अपने गुरु को नहीं पहचान सकती कि आरएसएस हमारी आइडियोलॉजिकल गुरु आरएसएस है। दिशा निर्देश लेने वहां जाते हैं और कहते हैं वो आरएसएस तो जो सरदार पटेल को उन्होंने एफिडेविट दिया था कि हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, सोशल एक्टिविटी में रहेंगे, उसमें रहे आरएसएस, तो किसी को एतराज नहीं। लेकिन आज बीजेपी नहीं है, लोग कहते हैं आरएसएस सरकार चला रही है।
तो आरएसएस को लोगों ने वोट नहीं दिया था, बीजेपी को दिया था। और इसलिए आरएसएस अगर सोशल काम करती है, वो काम करती है, उसमें जुड़े रहे, उसमें किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन यहाँ कहीं आरएसएस जो कंट्रोवर्शियल काम करती है, या उनका नहीं, तो रविंदर शर्मा जी, क्या आप ये मानते हैं कि मोहन भागवत जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये दौरा उनका काफी इंपॉर्टेंट दौरा माना जा रहा है, तो क्या बीजेपी को इससे कोई सियासी फायदा होगा? रविंदर शर्मा जी, चलिए, बात यह है कि इस वक्त तो आरएसएस के ही वर्कर हैं। बीजेपी में तो पहले देखा जाता है कि कौन आरएसएस से आया है, और उसको तरजीह यही है। बाकी भी बहुत से लोग ज्वाइन होते जाते आते हैं, लेकिन आरएसएस वालों को सुना है कि मैंने, अब ये तो पठानिया जी ज्यादा जानते होंगे, तो बीजेपी में गए, इनको पता होगा। लेकिन हम तो यही मानते हैं कि चूंकि आरएसएस जो है वो मुखौटा चाहे जो मर्जी से पहन लें, लेकिन ये है कि ये पूरा सियासी पार्टी का काम करते हैं, बीजेपी के सियासी गुरु हैं और बीजेपी के सारा समर्थन करते हैं। तो ये तो कोई छुपी न कोई बात नहीं है, आप तो आरएसएस सबके सामने लोग जानते हैं। चलिए ठीक है, आरएस पठानिया जी अब आपका जवाब दे रहे हैं। पठानिया जी, आपने सुन लिया कांग्रेस इस दौरे को किस तरह से ले रही है, और वो कह रहे हैं कि जब भागवत जी आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी का फायदा तो होगा ही होगा इससे। पठानिया जी, देखिए आपका मोबाइल म्यूट है क्या? थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए। जी, कंटिन्यू कीजिए। जी, भारतीय जनता पार्टी बाकी संगठनों से थोड़ी भिन्न इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सर्वोपरि है, और देश को सर्वोपरि मान के भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनमानस के लिए विचारधारा पे बेस आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टी है, कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, और देश को और आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, इनको लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2014 से लेकर अभी तक विकास के दम पे, अपनी कार्य पद्धति के दम पे, अपनी कार्यशैली के दम पे बार बार देश में सरकार बनाई है, प्रदेशों और प्रांतों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। हाँ, वो दूसरी बात है कि कई प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी उस मार्जिन से रह भी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहता है। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल है, जिसे अमृतकाल के नाम से भी प्रचलित, खैर अमृतकाल तो आजादी का 75 वर्ष के साथ हम गिन रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल को अमृतकाल के साथ भी कोरिलेट किया जाएगा, चूंकि जो भारत के जनमानस और भारत के पॉलिटिकल होराइजन में जो डेवलपमेंट के जो अचीवमेंट भारतीय जनता पार्टी के दौरान की गई, सबसे पहले जल की बात करें, 70 साल हमें आजाद हुए होंगे, लेकिन भारत के लोगों के पास साफ पीने का पानी हर एक व्यक्ति के पास नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया हर घर को साफ पीने वाला पानी, हर घर को बिजली, हर घर को बिजली के बल पे पूरे देश में आपको मिलेगा नहीं। बैंक खाता, टॉयलेट, मैं राजीव गांधी जी की अच्छे आदमी, ईमानदार आदमी को चलेगा, उनकी एक स्पीच थी कि मैं वहां से 1 रुपया भेजता हूं, 25 पैसे पहुंचते हैं, 75 चोरी हो जाते हैं। लेकिन आज पठानिया जी, रविंदर शर्मा जी कह रहे हैं कि आप तो डिबेट के बाहर चले गए, आप कहां डेवलपमेंट की? सिर्फ सवाल यह किया गया है कि भागवत जी जम्मू आएंगे तो बीजेपी को फायदा होगा या नहीं। जी देखें, मैंने आपको कहा कि मोहन भागवत जी जम्मू में आएंगे और जम्मू में उनका क्या कार्य पद्धति रहेगा, इसके ऊपर आरएसएस खुद एक्सप्लेन करे तो अच्छा रहेगा। हाँ, एक समन्वय, नहीं तो आरएसएस और बीजेपी तो अलग अलग चीजें हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं, हम सभी जानते हैं ऐसा नहीं है। अब साहब ये पूछिए, पठानिया जी मिलने जाएंगे कि नहीं उनको? जी रविंद्र जी, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि पठानिया जी मिलेंगे नहीं मिलेंगे? पठानिया जी, रविंद्र जी, पठानिया जी आपकी आवाज सुन रहे हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। अगर इनको बीजेपी में आगे बढ़ना है तो उधर माथा टेकना पड़ेगा। मेरा इनको मशवरा चाहिए, मिलिए, स्वागत करिए उनका। रविंद्र जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश को लेके, राष्ट्रवाद को लेके और समाज में जुड़ी कुरीतियों को लेके काम करता है। वहां पे माथा टेकना और वहां पे उनके साथ निर्देश देना, ये अपने आप में गौरव की बात है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, उसमें कोई और मेरे कांग्रेस के मित्रों को एक या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के मित्रों को बहुत बड़ा आपको खल रह जाएगा कि आप आरएसएस का जो एक रिफॉर्मिस्ट जो एजेंडा है,
आरएसएस का अगर आप इसमें अगर आप इसमें कॉम्पिटिटिव भी करना चाहें तो वनवासी कल्याण केंद्र, और सबसे पहले मेरे जो सवाल नॉर्थ का में वो जवाब नहीं काम दे रहे। करता था, मैंने पूछा हर सीधा, साल। इतना घुमा क्यों रहे हो? मैंने जी कहा आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, या चैनल पे अबू अरारा साहब को मुझे बताया तो अच्छी बात है क्या? मैं आपको बता रहा हूं कि स्वयं इंदिरा गांधी जी आरएसएस द्वारा संचालित एक ठीक संगठन है, जो कि चलिए असम ठीक और है, असम नॉर्थ ईस्ट में काम करता था, हर साल उनके चलिए ठीक है। वार्षिक देखिए अधिवेशन में देखिए, इंदिरा सवाल का जवाब तो नहीं दिया पठानिया जी, आपने सवाल का सीधा सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन 3 दिन के दौरे पर अब आरएसएस प्रमुख जम्मू में रहेंगे, तो वैसे में देखना यह बहुत अहम होगा कि बीजेपी को किस तरह से फायदा होता है, या बीजेपी के जो लोग हैं किस तरह से इस दौरे से जुड़ते हैं, यह देखना बहुत अहम होगा। और इसी चर्चे पर, इसी इशू पर हम रात में 8 बजे भी चर्चा करेंगे, और यही इशू हमारा रहेगा। उस वक्त भी हम मिलेंगे और बहुत से सवाल होंगे जिनके हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पठानिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो महासंग्राम 2024 में फिलहाल बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की करगिल इकाई में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि पार्टी एलएचडीसी करगिल के कार्यकारी पार्षदों के 4 पदों को समान रूप से साझा करेगी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की करगिल इकाई के भीतर एक वर्ग मुख्य कार्यकारी पार्षदों के पद को कांग्रेस के साथ रोटेट करने के फैसले से खुश नहीं है। सूत्रों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक ग्रुप ने सुझाव दिया है कि इसके बजाय समान हिस्सेदारी दी जाए। कांग्रेस के नेतृत्व को कार्यकारी पार्षदों के केवल 2 पद देकर गठबंधन सहयोगी को समायोजित करना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस और एनसी दोनों को बटा हुआ घर बताकर उन पर कटाक्ष किया है। तो जिस तरह के नतीजे आए थे करगिल चुनाव में, उन नतीजों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में काफी ज्यादा जोश दिख रहा था। लेकिन अब जब बारी ओहदों की आ रही है, कुर्सी की आ रही है, तो उस वक्त थोड़ा सा अब इन दोनों पार्टियों में एक दरार सी आती हुई नजर आ रही है। और चलिए सीधे हम लेह का रुख करेंगे। हमारे रिपोर्टर जिगमत जंसपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिगमत, कहा जा रहा है कि करगिल चुनाव के नतीजे तो शानदार रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए, लेकिन अब जब सीटों की बारी आई है, बंटवारे की बारी आई है, तो उस वक्त अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है कांग्रेस और एनसी के दरमियान। क्या कुछ खबर है? हाँ जी, हाँ अबूरा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि 8 तारीख को नतीजे आए हैं कांग्रेस जो कारगिल का जो कौंसिल का, जिसमें जेकेएनसी को 12 सीट्स, कांग्रेस को 10 सीट्स, बीजेपी की 2 और इंडिपेंडेंट को 2 मिले थे। और इसके चलते अभी जो कांग्रेस और एनसी के खेमे में थोड़ा मीटिंग और गुफ्तगू देखने को मिल रही है कि कौंसिल किस तरह बनाए, मगर इस तरह की अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आए हैं कि किसको कितना दें, किसको किस तरह से सीट दें, कौन सीईसी बनेगा। जी अबू हरारा। बिल्कुल जिगमत, यानी सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी एक कंफ्यूजन बना हुआ है। जी, और ऐसा ये अफवाह में आया है कि प्री पोल पोस्ट पोल अलायंस जो कमेटी है, उसमें भी अभी जो गुफ्तगू देखने को मिल रहा है कि आने वाले दिनों में कि किस तरह हिल काउंसिल फॉर्म करे और किस तरह से जो सीईसी बने और 4 एग्जीक्यूटिव किस किस को बनाए। जी बिल्कुल जिगमत, अगर रिजल्ट को देखा जाए तो 26 सीटों में से 12 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसके बाद कांग्रेस के पास 10 सीटें गई थी। लेकिन अब जब सीट बंटवारे की बारी आ रही है तो बात नहीं बन पा रही, यानी जो सहमति है वो एक तरह से नहीं बन पा रही है सीट बंटवारे पर। जी हाँ बोहरार, और कुछ अफवाह भी ये भी कह रहे हैं कि जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर की है जो सीट है वो एनसी को दिया जाएगा, और 2 जो सीट है वो एनसी और 2 एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जो सीट है वो कांग्रेस को दिया जाएगा। जी अबू हरारा। बिल्कुल, और कांग्रेस के साथ सीट रोटेट करने पर भी पार्टी खुश नहीं है। यानी कांग्रेस और एनसी के बीच जिस अलायंस की बात की जा रही थी, जिस मजबूती की बात की जा रही थी, वो मजबूती अब एक तरह से नजर नहीं आ रही है। और यह कहा जा रहा है कि सीट रोटेट करने के मामले पर भी एक तरह से बात नहीं बन पा रही है एनसी और कांग्रेस में।
जी अभी हुरारा, ऐसी अभी तक कोई बात अभी सामने नहीं आई है कि अभी सीट रोटेट को लेकर कि उनमें आपसी अभी बात नहीं बन पा रही है, मगर हो सकता है कि वो अभी मीटिंग में वो क्या अभी आने वाले दिनों में भी जो कौंसल फॉर्म होगा कारगिल का उसमें ये क्या बातचीत करे और किस किस को किस तरह से सीट मिले। जी अबू हुरैरा। चलिए जिगमत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, अपडेट करने के लिए। तो अब देखना ये इंपॉर्टेंट होगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में सीटों के बंटवारे पर बात बनेगी, या जिस तरह से अब जो खबर आ रही है जराए के जरिए से कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर बात नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं हो पा रही है। हालांकि अभी मीटिंगों का दौर चल रहा है, बातचीत का दौर चल रहा है, और ऐसे में आने वाले दिनों में पार्षदों के पदों को लेकर क्या बात बनेगी, या फिर इस पर जिस तरह की तकरार की खबर आ रही है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसमें कोई किसी तरह की सच्चाई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के करीब 4700 जिला परिषद कैडर के कर्मचारी पिछले 13 दिनों से हड़ताल पर हैं। हड़ताली कर्मचारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में संविलियन की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों का तर्क है कि वो लंबे समय से विभाग की सेवा कर रहे हैं, ऐसे में अब सरकार को अपने वादे के मुताबिक इन्हें विभाग में संविलियन कर देना चाहिए। जिला परिषद संवर्ग के कर्मचारियों के समर्थन में अब बीजेपी भी मैदान में आ गई है। हिमाचल बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर और महेंद्र धर्मानी ने सरकार पर असंवेदनशील होने का आरोप लगाया है। महेंद्र धर्मानी ने कहा है कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों से वादा किया था कि वो इन कर्मचारियों को विभाग में मर्ज करेंगे। ऐसे में सरकार को अब अपना वादा पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों के हड़ताल के कारण राज्य के करीब 3300 पंचायतों में कामकाज पूरी तरह से ठप है। इन कर्मचारियों के हड़ताल के कारण 2 अक्टूबर को प्रस्तावित ग्राम पंचायत भी नहीं हो सकी थी। तो आपको बताते चले कि लगातार जिस तरह से ये कर्मचारी हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को लेकर ये लगातार हड़ताल कर रहे हैं, ऐसे में अब अपोजिशन को भी एक मौका मिल गया है, बीजेपी को एक मौका मिल गया और बीजेपी अब सरकार पर हमलावर है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के करीब 4000 से ज्यादा 4700 जिला परिषद जो कैडर हैं वो पिछले 13 दिनों से लगातार हड़ताल कर रहे हैं। वो अपनी मांगों पर डटे हुए और कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, क्योंकि चुनाव से पहले कांग्रेस ने वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। हालांकि इस पर सरकार की अपनी दलीलें हैं, लेकिन अपोजिशन को इस पर सियासत करने का मौका जरूर मिल गया है और अब बीजेपी एक तरह से इस पूरे इशू को भुनाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी सरकार पर एक तरह से हमलावर है। तो हिमाचल में 13 दिनों से कर्मचारियों की लगातार हड़ताल चल रही है। हड़ताल पर जिला परिषद कैडर के कर्मचारी डटे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जब तक उनकी बात नहीं मानी जाएगी तब तक वो अपने काम पर नहीं लौटेंगे। और आपको बताते चलें कि इन कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से पंचायतों में काफी ज्यादा काम प्रभावित हो रहा है और बीजेपी भी यही इल्जाम लगा रही है कि हड़ताल जिला परिषद कैडर कर रहे हैं और जिसकी वजह से पूरे राज्य में काम पर असर पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 13 दिनों से लगातार ये हड़ताल पर है। और चलिए सीधे शिमला का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र, जिला परिषद कैडर के कर्मचारी पिछले 13 दिनों से हड़ताल पर है और हम देख रहे हैं कि हड़ताली जो कर्मचारी उनकी तो अपनी मांगे ही हैं, लेकिन अब इस पूरे इशू पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस यानी सरकार और अपोजिशन आमने सामने है। राजेंद्र, तो पहली कैबिनेट में ही जो जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हैं उनको पंचायती राज विभाग में सम्मिलित किया जाएगा और उसके बाद इन कर्मचारियों का कहना है कि इन्होंने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया, लेकिन अब सरकार बनने के बाद अब अटकलें लगाई जा रही हैं और सरकार की तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही हैं। कुछ जगह कहा जा रहा है कि अभी नियमों को देखना पड़ेगा, कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जा रहा है, तो तमाम बातें अब सरकार की तरफ से भी कही जा रही है। हालांकि कैबिनेट सब कमेटी की बात
ग्रामीण विकास मंत्री जिनके विभाग में ये मर्जर होना है उनकी तरफ से कही गई है। और अब उनका ये कहना है कि अब कैबिनेट सब कमेटी खंगालेगी कि कहां कहां संभावनाएं बन सकती हैं, किस प्रकार से जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों को सरकार में शामिल किया जा सकता है। और इसी को लेकर अब संभावनाएं तलाशी जा रही है, लेकिन कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार स्पष्ट तौर पर जिला परिषद के कैडर के कर्मचारियों को पंचायती राज में शामिल नहीं करती है, तब तक ये अपनी हड़ताल वापस नहीं लेते हैं। और अब इसी मांग को लेकर बीजेपी भी, विपक्ष भी सरकार के ऊपर हमलावर हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि सत्ता में आने के लिए कांग्रेस की तरफ से झूठ बोला गया। कांग्रेस की तरफ से चुनावों के समय कहा गया कि आप पहली कैबिनेट में ही या सरकार बनते ही जिला परिषद कैडर के तमाम कर्मचारियों को सरकार में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन जब सरकार बनती है तो फिर अब अलग अलग बातें कही जा रही है। सरकार की तरफ से कैबिनेट सब कमेटी के गठन की बात कही जा रही है और अपने वायदे से मुकर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि सरकार घुमा रही है, कर्मचारियों को ठगने की कोशिश कर रही है और यही कारण है कि अब लोगों की सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। अब लगभग इन कर्मचारियों की संख्या 4000 से अधिक इन कर्मचारियों की संख्या है। और ऐसे में जहां ये सेवाएं देते हैं पंचायती राज में, वो जमीनी स्तर की सेवाएं हैं और प्रभावित लोग सीधे तौर पर इससे हो रहे हैं, जिसके कारण लोगों को दिक्कतें हैं। छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स बनाने में दिक्कतें आ रही हैं, पंचायत से जो काम निकलते हैं वहां दिक्कतें हो रही हैं। आपदा का समय अभी बीता है, तो ऐसे में कोशिश ये रहती है कि अधिक से अधिक काम मनरेगा के तहत पड़े, लेकिन क्योंकि पटवारी ही अगर उपलब्ध नहीं होंगे तो फिर मनरेगा के काम कर पाना संभव नहीं है, तो उसको लेकर दिक्कतें हैं। छोटे छोटे हमने देखा कि 2 अक्टूबर को जब पूरे देश में पंचायत में बैठकें होनी थी, हिमाचल प्रदेश में पंचायत में बैठकें नहीं हो पाई। 80% से अधिक पंचायतों में बैठकें नहीं हो पाई, जिसके कारण ना तो जो गरीबी तबका होता है, IRDP की जो सीट्स होती हैं उनको आगे पीछे करना होता है, वो नहीं हो पाया। इसके अलावा मनरेगा के जो काम लगने होते हैं वो नहीं लग पाए और जो सहायता राशि के प्रस्ताव के रूप में सरकार को भेजना होता है वो बिल्कुल। राजेंद्र, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। अब देखना होगा कि इन कर्मचारियों की मांग सरकार कब मांगती, लेकिन दूसरी तरफ इस पर सियासत तो जरूर शुरू हो गई है। तो चलिए, महासंग्राम 2024 में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।